हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स। इसका कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट में लेके हाजिर हूं भाई, जिसमें पूरे चैप्टर को 60-70 मिनट के अंदर कवर किया गया। सारे के सारे मेन पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो के अंदर समझा दिए गए हैं और भाई साहब मजा आ जाएगा। एंड एक और बात कि अगर आपको ये लगता है कि सर मुझे ऑर्गेनिक अच्छे समझ में नहीं आती है, तो इसका एक बड़ा रीजन हो सकता है कि आपका बेसिक अच्छा ना हो। और अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोबारा करने जाएं, 1-2 महीने दोबारा से लगाएं। तो आपके लिए दो बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रखी है। एक है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 4 आवर्स की वीडियो है, जिसमें आपको नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट बहुत आराम आराम से समझा रखे हैं। और अगर आपके पास ये भी देखने का टाइम नहीं है, A to Z ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट मैंने एक वीडियो बना रखी है, 30-40 मिनट्स की एक वीडियो है। और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। इवन सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सारी वीडियोस के लिंक, नोट्स, पीडीएफ वगैरह रेगुलरली आपको मिलती रहती है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर आप वेट कर रहे हो बेस्ट सैंपल पेपर का, तो मैं कई बार बता चुका हूं दैट कि इंडिया के बिल्कुल बेस्ट सैंपल पेपर है आपके शिवदास पब्लिकेशंस के साथ आते हैं हाई स्कोर सैंपल पेपर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जो बिल्कुल आपको रियल एग्जाम के फील देंगे और बिल्कुल रियल फील के लिए ही पेपर डाले गए हैं। आंसर शीट रखी गई है, आंसर बुकलेट है, श्योरली आपको हेल्प करेंगे क्योंकि इनका लेवल बिल्कुल बोर्ड के पेपर के लेवल जैसा है। ऑफिशियल सैंपल पेपर भी है, इसके अलावा 9 क्वेश्चन पेपर और है, तो आपको जरूर से प्रैक्टिस करनी चाहिए और हर एक बच्चे के पास ये बुक होनी चाहिए। और कमेंट सेक्शन में बताना ये बुक कैसी लगी है और ये कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट कैसा लगा है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हैलोल्केन्स हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, हैलो प्लस अल्केन। तो हैलोल्केन्स किसे कहते हैं? विच आर प्रिपेयर्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय बाय हैलोजन फ्रॉम अल्केन। अल्केन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि ये है, ठीक है। इधर क्या कर दोगे आप लोग, इधर आप लोग इसमें हैलोजन जोड़ दो, हैलोजन को इंट्रोड्यूस कराओगे, हैलोजन को जोड़ोगे और हाइड्रोजन को हटा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? C2H5X। और यहाँ पर X क्या हो सकता है? X यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। और इसमें भी सबसे पॉपुलर होते हैं क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इधर आ जाइए हैलोरिन्स पे। हैलोरिन्स किसे कहते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन फ्रॉम बेंजीन। ये हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन में आप लोग क्या लगा दोगे? बेंजीन में आप लोग लगा दोगे हैलोजन और इसमें से क्या हटा दोगे? हाइड्रोजन। आप लोगों ने इसमें हैलोजन को जोड़ दिया, ठीक है। कैसे जुड़ेगा ये इस चैप्टर में पूरे में बात है। हाइड्रोजन को हटा दोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका है? हैलोरिन। इस चैप्टर में एक पार्ट और पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज पॉलीहैलोजन कंपाउंड। अगर कहीं पर एक से ज्यादा हैलोजन आ जाते हैं तो उसे पॉलीहैलोजन कहते हैं, और ये हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है, आप लोग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैलोजन का क्लासिफिकेशन कर रहे हो। ये कैसे होता है? देखिए, कार्बन है, हैलोजन है, कार्बन है, हैलोजन है, कार्बन है, हैलोजन है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। एक बॉन्ड हो चुका, तो यहाँ पर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर इधर एक बॉन्ड पर कार्बन लग जाए, बाकी बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगा हो, तो इसे बोल देंगे प्राइमरी। अगर इसके 2 बॉन्ड पर कार्बन लग जाए तो इसे बोल देंगे सेकेंडरी। और अगर इसके तीनों बॉन्ड पर ही कार्बन लग जाए तो इसे बोल देंगे टर्सरी हैलोल्केन। एंड हैलोल्केन का दूसरा नाम क्या होता है? हैलोल्केन्स। हैलोल्केन्स आर आल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड। इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं? अल्काइल हैलाइड भी बोला जा सकता है। तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी। आप लोग ऐसे भी बता सकते हो, जैसे कि हमारे पास ये है CH3 CH2 Cl। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है? ये प्राइमरी है। कैसे पता चला? जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, या फिर इसका शॉर्टकट रहता है 3 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2, 3 माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन एटम। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है?
CH3 CH CH3 Br। सिंपल। आपने किस कार्बन को चेक करना है? जिसपे हैलोजन लगा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। या फिर आप क्या कर सकते हो, 3 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2 डिग्री। अब एक आप लोगों के लिए छोड़ के चला जाता हूं मैं, यहां पर बता दीजिए बेटा ये क्या है? ये क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में से आप लोग इसे क्या बोलोगे? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर कभी डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन लग जाए तो इसे कहा जाता है एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड। बॉन्ड पूरे करना चाहो तो बॉन्ड पूरे कर दो, इधर CH2 CH CH2। इसको भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे इसका एक बॉन्ड एक तरफ कार्बन की तरफ है तो प्राइमरी, अगर यहाँ पर एक और कार्बन आ जाए तो सेकेंडरी, और अगर तीनों बॉन्ड पे कार्बन हो जाता तो टर्शियरी। किसे कहते हैं? एलाइल। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन। ये sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम है, ये sp3। sp2 हाइब्रिडाइज से नेक्स्ट कार्बन एटम sp3 होगा, अगर उस पे हैलोजन लग जाता है तो उसे हम लोग प्राइमरी बोल देंगे। एक होता है विनाइल। विनाइल किसे कहा जाता है? अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हैलोजन लग जाए, ठीक है, इसे कहा जाएगा विनाइल हैलाइड। इसे हम लोग बोल सकते हैं विनाइल हैलाइड। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीन पे कार्बन लगा है और फिर हैलोजन लग जाए तो इसे कहा जाएगा बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड। बेंजीन पर कार्बन और फिर हैलोजन लगे तो उसे बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। और अगर कभी बेंजीन पर ही हैलोजन लग जाए, बेंजीन पर ही हैलोजन लग जाए तो इसे कहा जाएगा एराइल हैलाइड। क्या बोल देंगे इसे हम लोग? एराइल हैलाइड। अगर कार्बन है और उन कार्बन पे एडजेसेंट पोजीशन पे हैलोजन लगे, एडजेसेंट पोजीशन पे हैलोजन लग जाते हैं तो इसे बोलते हैं विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड। और अगर सेम कार्बन पर ही 2 हैलोजन लग जाते हैं तो इसको बोल दिया जाता है जैमिनल, जैमिनल डाइहैलाइड। क्या बोल देंगे इसको? जैमिनल डाइहैलाइड बोल दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है भैया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग कहां से करते हैं भैया? अल्कोहल से, फ्रॉम अल्कोहल। आप लोगों ने सबसे पहले पकड़ा क्या? ROH। इसकी रिएक्शन आप लोग करवा देते हो HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो क्या होगा? इस OH की जगह पर Cl चला जाएगा। ये क्या बन गया? RCl। Cl उधर गया है, OH उधर चला जाएगा, ये H2O। नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारे पास है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, उसमें प्रॉपर टेस्ट आता है। इस टेस्ट को हम लोग लुकास टेस्ट करते हैं। ज्यादा आप लोग वहां पर समझोगे, अभी के लिए इसको याद रख लो। बाकी R का मतलब कार्बन होता है, जैसे आपने ले लिया C2H5OH, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो ये OH की जगह पर Cl, ये क्या बन गया? C2H5Cl और प्लस में H2। इधर अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं, इसमें टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्सरी अल्कोहल सबसे फास्टर रिएक्शन शो करेगा, देन सेकेंडरी एंड उसके बाद प्राइमरी। यहां पर एक और आता है, अगर मैं ROH की रिएक्शन करा देता हूं SOCl2 के साथ, SOCl तो ये Cl इस OH को उड़ा देगा, ये क्या बन जाएगा? RCl। Cl उधर गया, उधर से इधर क्या आएगा? उधर से इधर आएगा OH। तो क्या बन गया? एक तो बन गया HCl जो कि गैसेस फॉर्म में है, एक बन गया SO2, ये गैसेस फॉर्म में है। ये दोनों गैसेस फॉर्म में है तो इजीली इवेपोरेबल है, इजीली एस्केपेबल है, साइड प्रोडक्ट इजीली एस्केपेबल है। दैट्स व्हाई अल्कोहल से हैलोल्केन बनाने के लिए इस मेथड को सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ये कौन सा मेथड है? ये थायोनिल क्लोराइड वाला मेथड है। ये कौन सा मेथड है भैया? ये थायोनिल क्लोराइड वाला मेथड है। R का मतलब होता है कार्बन, जैसे कि आपने ले लिया C2H5OH, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है SOCl2 के साथ। SOCl2 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो SOCl, ये Cl चला जाएगा इस OH की जगह, ये क्या बन गया? ये बन गया है C2H5Cl। Cl उधर गया, उधर से इधर क्या आएगा? एक तो ये बन गया HCl और एक क्या बन जाएगा इधर से? SO2। ये गैसेस फॉर्म में होते हैं और गैसेस फॉर्म में होते हैं तो बहुत इजीली उड़ान ये भर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास जैसे कि ROH है। ROH की रिएक्शन मैं करा दूंगा PCl5 के साथ, PCl ये Cl चला जाएगा इस OH की जगह पर, ये क्या बन गया? RCl। Cl उधर गया, उधर से इधर क्या आएगा? उधर से इधर आ जाएगा OH। इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक तो ये बन जाएगा HCl और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा POCl3। बट अगर आप इसी जैसी रिएक्शन कराते हो ट्राइक्लोराइड के साथ, जैसे कि आपने ROH ले लिया और ROH की रिएक्शन आप करा देते हो PCl3 के साथ, तो PCl3 के साथ इस तरह से रिएक्शन नहीं होगी, PCl3 के साथ थोड़ा सा अलग तरीके से रिएक्शन होगी। कैसे होगी भाई, यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ अल्कोहल के मॉलिक्यूल लोगे, तो यहाँ पर Cl की जगह पर क्या आ जाएंगे OH, ये बन गया 3RCl, Cl उधर गया, उधर से इधर क्या आएगा OH, तो POH थ्राइस। आप लोग इसको क्या भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो H3PO3। क्या लिख सकते हो इसको, H3PO3। क्या हो गया, 3 Cl चले गए हैं, उधर से इधर क्या आए हैं, 3 OH आए हैं, POH थ्राइस या फिर H3PO3 इसको लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आ जाता है फ्रॉम अल्कीन्स। फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन्स में क्या है, जैसे कि आपके पास एक ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप लोग इसमें HCl HBr को जोड़ते हो, जैसे कि आपने इधर HCl जोड़ दिया, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन बराबर नहीं है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बराबर नहीं है, तो ऐसे केसेस में एक डिफॉल्ट रूल आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मार्कोनिकोफ रूल। और मार्कोनिकोफ रूल का शॉर्टकट क्या होता है, मार्कोनिकोफ रूल का शॉर्टकट होता है नथु लाल हलवाई। क्या बोलता है नथु लाल हलवाई, दैट की नेगेटिव पोर्शन कहां जाएगा, नेगेटिव पोर्शन जाएगा लोअर हाइड्रोजन के पास। ये जो आपका H पॉजिटिव है, ये जो आपका Cl नेगेटिव है, इसका जो नेगेटिव पोर्शन है लोअर वाले हाइड्रोजन के पास, यानी कि इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH CH2, इधर जाएगा Cl और इधर जाएगा H। ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है 2 क्लोरो प्रोपेन, है ना। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू Markovnikov's rule, according to Markovnikov's rule, negative part of the additive will goes to that carbon of double bond having lower number of hydrogen, नेगेटिव पोर्शन कहां जाएगा भैया, उस कार्बन के पास, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके पास लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। जब कोई रूल बढ़िया चल रहा होता है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि उसका एंटी भी आएगा, तो उसका एक एंटी रूल आया और उस एंटी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंटी रूल को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोफ रूल। क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसकी कुछ कंडीशन होती हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल की। क्या कंडीशन है, सबसे पहली बात तो हमारे पास अल्कीन होना चाहिए अनसिमेट्रिकल। कैसा अल्कीन होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, पहली बात तो ये। दूसरी बात HBr होना चाहिए और तीसरी बात पेरोक्साइड होना चाहिए। कैसा पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का बड़ा फेमस एग्जांपल है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजीन C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बेंजीन, है ना। ये हो गया भाई। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो हमारा कौन सा रूल आ जाएगा, तो हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव रूल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं HCl की जगह पर HBr, ठीक है, HBr कर दिया भाई। दूसरी बात, इधर क्या कर देते हैं, कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा AMR लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। और एंटी मार्कोनिकोव रूल का शॉर्टकट क्या रहेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल का शॉर्टकट रहेगा नथु हरा हलवाई। क्या शॉर्टकट बन जाएगा इसका, इसका शॉर्टकट बन जाएगा नथु हरा हलवाई, या फिर कह लीजिए निंजा हथौड़ी हमारा NHH। इसका मतलब नेगेटिव कहां जाएगा, नेगेटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव कहां जाने वाला है, जिसके पास हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास H पॉजिटिव है, ये हमारे पास Br नेगेटिव है, नेगेटिव कहां जाएगा हायर हाइड्रोजन के पास और ये चला जाएगा इधर। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, एंड इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बोल देंगे इसको, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसके बारे में खास बात है जो आपने याद रखनी है,
मतलब कई बार कन्वर्जेंस में आपको यूज करना है, तो कन्वर्जेंस में आप कैसे याद रखोगे, कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे ग्रुप लगाना आ जाए, कभी भी किनारे पे ग्रुप लगाना आ जाए, कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे ग्रुप लगाना आ जाए, तो आप हमेशा एंटी मार्कोनिकोव रूल का यूज करते हो, एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हो। तो यहां पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिटिव विल गोज टू द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड हैविंग, कहां जाएगा भैया, हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास क्या होंगे, हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, यहीं पर अल्कीन से एक और बढ़िया चीज भी बन जाती है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसमें Br2 जोड़ दूं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या हो जाएगा, ये जो दो Br हैं ये इधर जुड़ जाएंगे, है ना, इधर आ गया CH2 ये Br ये Br, इसको बोलते हैं 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अब खास बात क्या है कि इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, कैसा कलर होता है भैया इसका, रेडिश ब्राउन, और यहाँ पर ये जो कंपाउंड होता है ये हमारे पास होता है कलरलेस। तो इस रिएक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या कहना चाहते हो सर जी, अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो जब आप उसमें ब्रोमीन डालते हो, ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन है, जैसे ही वो किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को देखता है उसके साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास एक कलरलेस कंपाउंड बना देगा, तो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया, तो हमें पता चल जाएगा कि यार यहाँ पर कोई ना कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, एक तरीका और होता है भाई हैलोकेन बनाने का, वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, या हाइड्रोकार्बन तो सारी हैं जो भी हमने ये अल्किन वगैरह यूज किए, फ्रॉम अल्किन। यहाँ पर हम लोग मोनो हैलोजिनेशन करते हैं, एक बार हैलोजन से ट्रीट करते हैं, जैसे कि हमारे पास CH4 है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की रिएक्शन होगी, तो Cl नाम का फ्री रेडिकल अटैक करेगा इधर, ये बन जाएगा CH3Cl। मान के चलो हमारे पास ये है CH3 और आप लोग इसकी रिएक्शन करा देते हो Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3CH2Cl। देखिए हैलोजन हर उस कार्बन पे अटैक करेगा कि एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिले, है ना। अब जैसे ये Cl ने इधर अटैक कर दिया तो हमारे पास बन गया 1 क्लोरोइथेन, अगर आप इस Cl को इधर भी अटैक करोगे तब भी 1 क्लोरोइथेन ही मिलेगा, है ना, तो बार बार अटैक करवाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि हमने एक और हाइड्रोकार्बन ले लिया CH3 CH2 CH3, आप लोगों ने इसको ट्रीट किया विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है तो सनलाइट की आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये Cl अटैक करेगा इधर, ठीक है, ये हमारे पास बन चुका है 1 क्लोरोप्रोपेन, फिर ये Cl अटैक करेगा इधर, ये CH3 CHCl CH3। अब ये जो Cl है ये इधर अटैक नहीं करेगा, क्यों नहीं अटैक करेगा सर, अगर आपने इस Cl को इधर अटैक करवा दिया तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन आपके पास ऑलरेडी बन चुका है, आप तब तक रिएक्शन कराते हो जब तक आपको एक अलग प्रोडक्ट मिले, और यहाँ पर ऑलरेडी बात बन चुकी है, 1 क्लोरोप्रोपेन ऑलरेडी बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत फेमस मेथड आता है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसका नाम है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मतलब हैलोजन की अदला बदली, तो दो नेम रिएक्शन यहाँ से बनके निकलती हैं, कौन कौन सी भाई, एक होती है फिंकलस्टेन, एक होती है हमारे पास फिंकलस्टेन रिएक्शन, और दूसरी होती है हमारे पास श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है फिंकलस्टेन रिएक्शन में, आप लोग RX की रिएक्शन करा देते हो NaI के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, X की जगह पर I चला जाएगा, ये बन गया RI और बाजू में बन जाएगा NaS। तो आर्ट्स रिएक्शन में क्या कर सकते हो, अच्छा यहाँ पर ड्राई एसीटोन ले लेते हैं, ड्राई एसीटोन हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर RX की रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है AgF के साथ, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर इस X की जगह पर चला जाएगा F, ये क्या बन गया RF और प्लस में AgX। R का मतलब होता है कार्बन, R मतलब कार्बन ले लीजिए C2H5Cl, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पर F और I वाले कंपाउंड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि F और I को बनाने के बहुत फेमस मेथड ज्यादा है नहीं, है ना, तो यही दो बहुत हेल्प करती हैं। तो इधर इस Cl की जगह पर चला जाएगा I, ये बन जाएगा C2H5
I और प्लस में NaCl। R का मतलब होता है कार्बन, C2H5Br। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है AgF के साथ। तो क्या हो जाएगा, इस Br की जगह पर चला जाएगा F, ये बन गया C2H5F और प्लस में AgBr। रिएक्शन को याद रखने की सिंपल सी ट्रिक क्या हो सकती है, फिंकल नाई, फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। फिंकल नाई मतलब फिंकलस्टीन रिएक्शन में नाई के साथ रिएक्शन, स्वर्ग में फ्लाई मतलब मेटल फ्लोराइड आप लोगों ने ले लेना है, ठीक है। और मेटल फ्लोराइड कुछ और भी हो सकते हैं अगर आप इसकी जगह देखना चाहो तो, लाइक AgF, Hg2F2, COF2, SbF3 लिया जा सकता है। चलिए आगे मूव करते हैं। अच्छा, हमारे पास कार्बन हैलोजन, जो हमारे पास हैलोल्केन है उसमें कार्बन हैलोजन की बॉन्ड की नेचर पूछ ली जाती है। तो हैलोजन क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस बॉन्ड में थोड़ी पोलैरिटी अराइज हो जाएगी। तो कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड होता है बेटा, ये पोलर बॉन्ड होता है। अच्छा, एक बात, यहाँ पर कुछ हैलोजन लिखे गए हैं CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और जब बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है ना, बॉन्ड की एनर्जी घटती है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऊपर वाला होता है, सबसे वीक बॉन्ड नीचे वाला होता है। और जितना वीक बॉन्ड होता है उतनी आसानी से टूट जाएगा, उतनी आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। और इधर आ जाओ, सब कुछ सही है ना। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की बात की गई है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू डी। डाउन द ग्रुप जाने पे जो डाइपोल मोमेंट है वो कम होती है। देख लीजिए 1.830, 1.630। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और इस एक्सेप्शन से ही बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कार्बन हैलोजन के बॉन्ड में किसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होती है, और वो किस बॉन्ड की होती है भैया, कार्बन क्लोरीन वाले बॉन्ड की होती है। क्लियर, याद रखना आप लोगों ने, उसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोरिन्स। हैलोरिन्स किसे कहा जाता है, हैलोरिन्स किसे कहा जाता है, जब बेंजीन पे लग जाता है एक हैलोजन। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक प्रोसेस की हेल्प लेते हैं, और ये बहुत फेमस है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाईएजोटिजेशन रिएक्शन। क्या होती है भाई, डाईएजोटिजेशन रिएक्शन। हम लोग सबसे पहले लेते हैं एनिलीन, एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं HONO एंड HCl के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर बहुत कम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि जो कंपाउंड बनता है वो बहुत रिएक्टिव है, उसकी बहुत ज्यादा रिएक्शन आप लोग देखोगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, एंड साइड में बन जाता है वाटर, साइड में बन जाता है वाटर। अनिल, अनिल मतलब एनिलीन को आपने बनाना है DC, DC मतलब डाइजोनियम क्लोराइड, ONO HCl का पानी निकल गया। अनिल को क्या बनाना है, DC ONO HCl का पानी निकल गया, ये हो जाएगा। अब यहां से 2-3 नेम रिएक्शन बन के आ जाती है भाई डाइजोनियम क्लोराइड की, ठीक है। सेम सेम सी रिएक्शन होती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ गई सैंडमेयर रिएक्शन, फिर हमारे पास आ गई गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगी बाल्स-कीमन, बाल्स-कीमन रिएक्शन, और फिर हमारे पास आ गई रिएक्शन विद KI, रिएक्शन विद KI। देखिए सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये डाइजोनियम क्लोराइड है, जैसे कि हमारे पास में डाइजोनियम क्लोराइड है, आप लोग इसकी रिएक्शन करा देते हो किसी के साथ भी। मान लो मैंने इसकी रिएक्शन करा दी HBr के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr ले लो या फिर Cu2Br2। जब भी डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करते हो ना, तो इसमें से सारा पोर्शन अलग हो जाता है, बेंजीन अलग, N2 अलग, Cl अलग। यहां से नेगेटिव पोर्शन अटैक कर देगा, ये यहां पर अटैक कर देगा, इधर जुड़ गया Br, ये H इधर आ जाएगा। बिल्कुल डिट्टो कॉपी है गेटरमैन रिएक्शन में। जैसे कि हमारे पास है डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे किसके साथ, जैसे HCl के साथ करा दी, या HBr के साथ भी करवा सकते हो, ठीक है। यहां पर कॉपर पाउडर ले लो, सिर्फ यही डिफरेंस है। क्या हो जाएगा, जब भी डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं, बेंजीन अलग, N2 अलग, Cl अलग, यहां से नेगेटिव पोर्शन अप्रोच करेगा, Cl जुड़ जाएगा इधर, और ये बन जाएगा HCl। बाल्स-कीमन में आ जाओ, जैसे कि ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है HBF4 के साथ, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। यहां से सबसे पहले HCl बाहर निकलता है, और बेंजीन के ऊपर क्या बन जाता है, बेंजीन के ऊपर बन जाता है N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट।
फिर जब आप इसको हल्का सा गर्म करोगे तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर बच जाएगा F प्लस N2 प्लस BF3। आगे आ जाइए, ये है डायजोनियम क्लोराइड। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है KI के साथ, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन अलग, N2 अलग एंड Cl अलग। यहाँ से अप्रोच कौन करेगा, जो यहाँ से नेगेटिव पोर्शन है, दैट इज I। इधर I आ गया और ये KCl। हमने हर तरह का हैलोरीन बना लिया है डाइजोनियम क्लोराइड से, और यही इसकी खूबसूरती भी है डाइजोनियम क्लोराइड की, है ना। इन दोनों रिएक्शन को कैसे याद रखा जा सकता है, दोनों में DC है, सैंड में सोल्ट लेना है, सैंड में रिएक्शन में सोल्ट है, मेटल नॉन मेटल है ना, और गटर में कॉपर पाउडर है, गटर में कॉपर पाउडर लेना है। क्लियर है भाई। चलिए, एक और मेथड बहुत फेमस रहता है हैलोरिन्स को बनाने का, और ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन में कर देता हूं हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeX3, तो यहां से एक्चुअल में X पॉजिटिव अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, है ना। इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, और इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा, जनरली जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब यहां से दो रिएक्शन हो सकती हैं अगर आप करना चाहो तो, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, और एक हो सकती है हमारे पास ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। कर देते हैं भाई, क्या होगा, जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन में Cl2 के साथ करा दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहां से कौन अपीयर होगा, Cl पॉजिटिव बनेगा, Cl पॉजिटिव बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर जब Cl लगेगा तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली अगर हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन करवा दो आप लोग Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो कौन अटैक करेगा, Br पॉजिटिव अटैक कर देगा बेंजीन के ऊपर, है ना, और इधर लग गया है Br, और ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास बन चुका है ब्रोमोबेंजीन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी चैप्टर की आ जाए, दो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, एक होती है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी होती है सोलिबिलिटी। पढ़ने को बाकी भी पढ़ ही लेते हैं। कलर, अल्काइल हैलाइड्स आर कलर व्हेन प्योर, हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। वैसे तो ये कलरलेस होते हैं, बट ब्रोमाइड और आयोडाइड में कलर आ सकता है जब इनको लाइट में रख देते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाती है इनकी। स्मेल की बात करें तो कुछ की स्वीट स्मेल होती है। नेचर की बात करें तो जनरली गैसेस होते हैं, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे, है ना, तो ये लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में होते चले जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। क्यों सर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है वैन डर वाल्स फोर्सेज पे। किस पे डिपेंड करती है, वैन डर वाल्स फोर्सेज, और जो वैन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मॉलिक्यूलर मास के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं ब्रांचिंग के। ठीक है, ऐसे ही रहता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं सरफेस एरिया के भी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं, जैसे कि हमारे पास कार्बन 2 रखते हैं, आप मुझे बताइए इन सभी ऑप्शंस में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा मास किसका है भाई, सबसे ज्यादा मास इसका है। अगर इधर आ जाओ, हैलोजन सेम रख लें, कार्बन बढ़ाते जाएं, तो क्या हो जाएगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, जिसका मास सबसे ज्यादा हो जाए, है ना, और इस केस में सबसे ज्यादा मास इसका है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर यहां पर बात करें इन दोनों केसेस में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, देखिए ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया घटता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक होती हैं, और इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होने वाला है, जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, सीधी चेन है, सरफेस एरिया ज्यादा है, वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, एक हैलोरिन्स के केसेस में आ जाता है। हैलोरिन्स के केसेस में सबसे ज्यादा होता है पैराफॉर्म का, पैराफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है सर, बिकॉज पैराफॉर्म की सिमेट्री ज्यादा है, तो इसकी बढ़िया से पैकिंग होगी, ज्यादा सॉलिड स्ट्रक्चर बन के आएगा। तो यही लिखा गया है, इन केस ऑफ हाई हैलोरिन्स, हैलोरिन्स नहीं होना चाहिए, डाई हैलोरिन्स होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री, और सिमेट्री सबसे ज्यादा इसकी है। अगली बात करें इनकी सोल्युबिलिटी की, देखो
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर पानी में घुलना है, 4 चैप्टर है ना, और कम से कम 7-8 ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी में घुलना है तो सिंपल सा केस है, उसको पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और अगर कोई पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है तो पानी में घुलने का अधिकार उसको नहीं है। तो हैलोरिन्स जो होते हैं या हैलोल्केन्स जो होते हैं वो पानी में नहीं घुल सकते। हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स, हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स आर insoluble in water। और काहे insoluble है? Because they are unable to form hydrogen bond with water, क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है, तो फिर किस में घुलेंगे? हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में घुलेंगे। यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट काम करता है? सेम क्लास वाला, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसे हैं वो वैसे को लाइक करते हैं। हैलोल्केन्स पोलर हैं बट पानी में नहीं घुलेंगे। क्यों नहीं घुलेंगे? क्योंकि पानी में घुलने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए। ठीक है, हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स, हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स आर soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। पानी में तो नहीं घुलेंगे, किसमें घुल सकते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर घुल सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, है ना, अल्कोहल, इथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये फेमस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, इनके अंदर ये घुल सकते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक में घुलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन का फेमस नाम होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे कि ये है CH3 CH2 Cl, इधर Cl लग गया, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H। दिमाग की घंटी कब बजेगी? बजेगी जब यहाँ पर अल्कोहलिक अल्कली आ जाए, अल्कोहलिक KOH आ जाए, अल्कोहलिक NaOH आ जाए। अगर ऐसा कुछ आ जाएगा तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकलेगा। कहां से क्या बाहर निकलेगा भाई? जिस पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा है उसे बोलते हैं अल्फा, उससे नेक्स्ट को बोलते हैं बीटा। ये निकल जाएगा बाहर, इसके साथ KOH के साथ बाहर निकलेगा। तो एक्चुअल में बाहर क्या निकलेगा? KCl एंड H2। यहाँ पर क्या बच जाएगा? जब चीजें बाहर निकलती है ना तो डबल बॉन्ड बनता है। एलिमिनेशन में मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं और एडिशन रिएक्शन में मल्टीपल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि ये हो जाए CH3 CH2 CH2 Cl, यहां पर अल्कोहलिक KOH है, ये है अल्फा, ये है बीटा। अल्फा पोजीशन से Cl, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। ये क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है अल्कीन। कहानी में ट्विस्ट कब आता है? कहानी में ट्विस्ट आता है अगर कुछ ऐसा हो जाए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, माफी चाहता हूं, CH CH3 Cl। कहानी में ट्विस्ट आएगा अब, अगर अब हम लोग यहां पर क्या लगा दें? अगर अब हम लोग इधर अल्कोहलिक KOH लगा दें तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बात है कि भाई Cl है तो H निकलेगा। अल्फा पोजीशन से Cl, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन, बीटा इधर भी है। तो एक बार हमने इसको निकाल दिया, जब हम इसको निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब बीटा पोजीशन तो इस तरफ भी है तो आप लोग इस तरफ से भी निकाल सकते हो भाई। ठीक है, इस तरफ से है तो इस तरफ से जब Cl निकल जाएगा तो जहां जहां से बॉन्ड हटता है उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर आ गया CH3। दो प्रोडक्ट बन गए। अब दो प्रोडक्ट बने हैं तो इनमें से एक प्रोडक्ट मेजर होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर होगा और ये प्रोडक्ट इधर माइनर होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा एक रूल के अकॉर्डिंग, और वो रूल कौन सा है भाई? वो रूल है हमारे पास सेजेफ रूल। कौन सा रूल है? सेजेफ रूल। क्या बोलता है सेजेफ रूल? इन एलिमिनेशन रिएक्शन, इन एलिमिनेशन रिएक्शन the alkene in which double bonded carbon have
डबल बॉन्डेड कार्बन हैव least number of hydrogen have least number of hydrogen will be the major product, will be the major product. ऐसा अल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो अल्कीन हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारे पास, नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। और रिएक्शन विद मेटल में सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ, है ना। हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने एक्स के साथ करा दी, गलत हो गया, अल्काइल हैलाइड है, हम लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर, तो ये क्या बन जाएगा RMgX, इसको बोलते हैं राहुल मांगे एक्स, है ना। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं ब्रो इसको, इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R का मतलब होता है कार्बन, जैसे कि हमने इधर ले लिया कार्बन C2H5 हैलोजन, मान लो यहाँ पर Br लगा हुआ है, इधर Mg, और यहाँ पर क्या आ गया ट्राई ईथर, मैग्नीशियम बीच में चिपकेगा, ये बन जाएगा C2H5MgBr। अब खास बात क्या है कि इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनाया जाता है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों बनाया जाता है, क्या रीजन है भाई इसका। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होता है एंड कैन रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन। मान के चलो हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जैसे यही है C2H5MgBr, और इसको यहाँ पर पानी दिख गया, है ना, पानी है तो क्या हो सकता है भाई, पानी है तो इधर H पॉजिटिव, है ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये कुछ इस तरह से रिएक्शन कर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H6 और इधर Mg के साथ लग जाएगा Br एंड OH। और यही बात तो हम कह रहे हैं कि किसी भी प्रोटॉन के सोर्स के साथ मिलके ये हाइड्रोकार्बन बना देगा, और आप देख लीजिए ये इसने हाइड्रोकार्बन बना रखा है। इसके बाद ये 3 रिएक्शन है भाई, बड़ी फेमस रिएक्शन रहती है। एक है हमारे पास वुड्स रिएक्शन, दूसरी है हमारे पास पिटिग रिएक्शन, एंड नेक्स्ट है हमारे पास वुड्स पिटिग रिएक्शन। ये भी किसके अंडर आती हैं, रिएक्शन विद मेटल के ही अंडर ही आती हैं। इन रिएक्शंस की खास बात क्या है, इन रिएक्शंस की खास बात मैं आपको बता देता हूं कि इन रिएक्शंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं विद सोडियम। किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ। जो मेटल है वो फिक्स है, क्या है, सोडियम है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इधर यहां पर साइडों में क्या होगा भाई, इधर X हैलोजन लगा होगा। ये तो बात है जो सब में कॉमन है। अब बात करते हैं कि नॉन कॉमन क्या है, अनकॉमन क्या है। वुड्स रिएक्शन में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा, पिटिग रिएक्शन में दोनों तरफ बेंजीन वाला ग्रुप होगा। वुड्स रिएक्शन का मतलब अल्काइल ग्रुप होगा और पिटिग का मतलब क्या होता है, बेंजीन ग्रुप होगा। मैंने कई बार बोला है, दोबारा बोल देता हूं, केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। एक बात याद रखिए, दैट मेटल लव्स नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल से प्रेम करू छू। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा 2NaX, और यहां पर क्या बच गया R R। इधर से मेटल लव्स नॉन मेटल, 2NaX बाहर निकल गया, और इधर क्या बन गया बाइफिनाइल, है ना। ये रिएक्शन डबलिंग करने में काम आ जाती है। इधर मेटल लव्स नॉन मेटल, क्या बन गया 2NaX, और इधर R बेंजीन। क्यों ना कछु एग्जांपल किया जाए, एग्जांपल करते हैं। देखिए वुड्स में अल्काइल ग्रुप, फिटिंग में बेंजीन। वुड्स फिटिंग, वुड्स मतलब अल्काइल और फिटिंग मतलब बेंजीन। R का मतलब कार्बन होता है बेटा, C2H5, X का मतलब हैलोजन Cl, ये 2Na, X का मतलब हैलोजन Cl, इधर C2H5। किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मेटल लव्स नॉन मेटल, वेरी नाइस, मेटल लव्स नॉन मेटल। ये चीज यहां से बाहर निकल जाएगी, क्या बाहर निकल गया, यहां से बाहर निकल गया है 2NaCl, और इधर C2H5 क्या बन जाएंगे, C4H10 बन जाएंगे। इधर
ये है बेंजीन, ये Cl 2Na, X का मतलब Cl और इधर बेंजीन। तो ये पोर्शन यहां से बाहर निकलेगा, ड्राई ईथर लेना है। ये क्या बन गया, ये बन गया है 2NaCl और इधर दोबारा बेंजीन, इधर CH3, X का मतलब Cl, इधर 2NaCl और इधर बेंजीन, यहां पर ड्राई ईथर। मेटल लव्स नॉन मेटल, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2NaCl एंड CH3 बेंजीन को क्या बोल देंगे बेटा हम लोग, CH3 बेंजीन इज नोन एज, CH3 बेंजीन को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए, CH3 बेंजीन इज नोन एज टोल्यूइन। क्या है, मेटल लव्स नॉन मेटल। वुड्स रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप, फिटिंग में बेंजीन ग्रुप। वुड्स मतलब अल्काइल और फिटिंग का मतलब क्या आता है, बेंजीन ग्रुप आ जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 101% श्योर है बेटा, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कछु भी हो जाए यहां से क्वेश्चन बनने ही वाला है ना। देखिए क्या होता है भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है कि वो पोलर है, और जब इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा कौन, जब इसको सब्स्टिट्यूट कर दे एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस से लव करने वाला, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव से लव करने वाला। और जो पॉजिटिव से लव करता है उस पर स्वयं पे कौन सा चार्ज होगा या होना चाहिए, उस पर स्वयं पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये हमारे पास हैलोकेन है, इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इस X की जगह पर आ जाएगा Nu। क्या जाएगा भाई, इस X की जगह पर आ जाएगा Nu, ये बन जाएगा R Nu और इधर आ जाएगा X नेगेटिव। क्या आ जाएगा, X नेगेटिव आ जाएगा। अगर किसी रिएक्शन की रेट, किसी रिएक्शन की रेट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है हैलोकेन पे, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे SN1 रिएक्शन या फिर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर ऐसी कोई रिएक्शन है जिसकी रेट, जिसकी स्पीड हैलोकेन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे SN2 रिएक्शन या बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसे हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है, आई थिंक तो क्लियर होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो तरह की रिएक्शन है, SN1 एंड SN2। SN1 का दो स्टेप का मैकेनिज्म होता है, SN2 का एक स्टेप का मैकेनिज्म होता है। मैं इस बात की तरफ बढ़ूं उससे पहले मैं एक वर्ड आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप लोगों ने सुना होगा कार्बोकटायन, क्या सुना होगा भाई, कार्बोकटायन। किसे कहते हैं कार्बोकटायन, अगर कभी भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, वेयर कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे कार्बोकटायन बोलते हैं। जैसे कि ये C पॉजिटिव हो गया, ये C पॉजिटिव हो गया, ये C पॉजिटिव हो गया। ठीक है, देखिए अगर इसके तीनों बॉन्ड्स पर अल्काइल ग्रुप है तो इसे बोलते हैं टर्सरी कार्बोकटायन। अगर इसके दो बॉन्ड पर अल्काइल ग्रुप है इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकटायन। और अगर इसके एक बॉन्ड पर है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकटायन। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, अच्छा एक बात याद रखिए, याद आएगी, दैट याद आएगी मतलब काम आएगी। अल्काइल ग्रुप्स आर, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। जैसे कार्बन पे पॉजिटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, तो इसका जो अल्काइल ग्रुप है इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, इसके दो दोस्त इसकी हेल्प कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, इसके तीन दोस्त इसकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा मजे में कौन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, इसके तीन दोस्त हेल्प कर रहे हैं, इसके दो दोस्त हेल्प कर रहे हैं, इसके एक दोस्त हेल्प कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। देन ये आप बहुत सारे मैकेनिज्म आएंगे, बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर ऑर्डर देखोगे टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। ऐसा क्यों होता है कि जब उस रिएक्शन का मैकेनिज्म आता है तो देखा जाता है कार्बोकटायन बन रहा है, और अगर किसी रिएक्शन के अंदर कार्बोकटायन बन रहा होता है ना तो हमेशा रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहेगा। चलिए अब इधर आ जाइए भाई, ये हमारे पास है SN1 का मैकेनिज्म। SN1 के मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। देखिए होगा क्या, ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, इधर एक PPS आएगा, क्या आएगा इधर, PPS। PPS का मतलब क्या होता है, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। क्या मतलब होता है सर पोलर प्रोटिक सोलवेंट का, ऐसे पोलर सोलवेंट जो प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया,
जैसे कि अल्कोहल हो गया, है ना, ये आगे। तो यहां से Br बाहर निकलना चाहेगा। अब ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल से आयनिक बनेगा। अब न्यूट्रल मतलब स्टेबिलिटी, आयनिक मतलब अनस्टेबिलिटी, और कोई भी स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होना चाहता भाई। तो ये स्टेप बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और क्योंकि ये रिएक्शन, ये स्टेप जो है स्लो है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। तो यहाँ पर Br अलग हो गया, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH3 CH3। क्लियर है, Br बाहर निकल गया। अब ये क्या बन गया है, एक कार्बोकेटाइन बन के हमारे पास आ चुका है। और कार्बोकेटाइन जो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल अगर इसको अप्रोच करे तो वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो इसको बोलेंगे रिटेंशन। और अगर वो बैक साइड से अटैक करता है, अगर वो बैक साइड से अटैक करता है, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। और अगर कहीं पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो रहे हो तो हम लोग बोलते हैं कि इधर क्या हुआ है, इधर रेसमाइजेशन हुआ है, इधर रेसमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। सर इसने इधर से अटैक क्यों किया, क्योंकि यहां से ग्रुप गया था ना, तो इधर से अटैक हो गया, रिटेंशन, रिटेन करना। और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। ठीक है, ये हो गया रेसमाइजेशन। एक पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास SN2 का मैकेनिज्म। SN2 के मैकेनिज्म में हमारे पास हैलोकेन भी जरूरी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी जरूरी होता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, इधर ये हैलोजन बोले कि मुझे बाहर निकलना है, तो कार्बन क्या बोलेगा, क्या बात कर रहा है तू, तू क्यों बाहर जा रहा है, बढ़िया से बॉन्ड बना हुआ है। कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैंने देखा है SN1 का मैकेनिज्म, उधर हैलोजन बाहर निकल गया है कार्बन में पॉजिटिव चार्ज देके। तो क्या बोलेगा, अरे उसको मत देख, उसके तो देख 3 दोस्त थे, है ना, ये अल्काइल ग्रुप्स हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। उसका Br छोड़ के चला गया, उसको दिक्कत नहीं है, बट मेरे तो दोस्त नल्ले हैं। हाइड्रोजन नल्ला होता है, हेल्प करने आता है, बट इतना भी कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दे दे, शेयरिंग में बॉन्ड बनाता है। और ये देख रहा है कि कार्बन कंफ्यूज है, ये साइड में देख रहा है एक OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है जो कि, तो इस कार्बन को अप्रोच करेगा, ये बोलेगा क्यों टेंशन ले रहा है, जाने देना एक्स को। ये बोलेगा नहीं, मुझे भरोसा नहीं है, धोखा दिया उसने मुझे, अरे उसने दिया है ना, मैं हूं, मैं तेरा साथ दूंगा। तो एक टाइम क्या हो रहा है, एक्स जा रहा होता है, OH आ रहा होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, बदलाव आएगा। ठीक है, तो एक टाइम ये 5 बॉन्ड बना रहा होता है, या कह लीजिए 4 बॉन्ड है, आधा बॉन्ड इसके साथ, आधा बॉन्ड इसके साथ है, और इसने OH ने बैक साइड से अटैक कर दिया। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें बैक साइड से अटैक हुआ है, तो इधर क्या हुआ है भैया, इधर बैक साइड से अटैक हुआ है, तो इधर इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। देखिए हमारे पास RX पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या बन जाता है RNU, एंड इधर बन जाता है X नेगेटिव। तो बेटा जी दो तरह का होता है हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक होती है SN1, एक होती है SN2। अगर मैं इसका रेट लिखना चाहूं, SN1 को 1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका रेट सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, और वो है हैलोकेन। और इसका रेट किस पे डिपेंड करता है, इसका रेट डिपेंड करता है हैलोकेन एज वेल एज ऑन न्यूक्लियोफाइल। सर ये बात आप कैसे कह सकते हो कि इसमें न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ रही है, जब तक न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच नहीं किया था, एक्स बाहर नहीं निकला था। और अगर उसमें देखें, इसमें देखें, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इधर न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, इधर सिर्फ हैलोकेन है ना। SN1 का क्या होता है बेटा जी, इसका हमारे पास 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, इसका 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है। इधर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इधर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैटर, कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो बढ़िया बात होगी। और क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैटर करती है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। और इधर क्या मैटर करता है, इधर मैटर करता है लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, इसमें भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए। बेटा भीड़ भाड़ कम होगी तभी पीछे से न्यूक्लियोफाइल आ सकता है ना। तो सबसे कम भीड़ भाड़ किसमें होती है, प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, एंड देन टर्सरी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इधर क्या हुआ है, रेसमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। क्या हुआ है इधर, रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन बोले तो फ्रंट साइड से भी अटैक हुआ है एंड बैक साइड से भी अटैक हुआ है। और अगर आप इसमें बात करते हो, इसमें सिर्फ क्या हुआ है, इसमें बैक साइड से अटैक हुआ है। सर इसमें फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं हुआ, फ्रंट साइड से अटैक कैसे होगा इसमें, क्योंकि फ्रंट साइड में तो ग्रुप लगा हुआ है ना, वो जा ही नहीं रहा, मतलब कार्बन उसको जाने नहीं दे रहा है ना। बैक साइड से अटैक होता है तभी उसके जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब एक होता है, ये तो बात होगी डिफरेंसेस की। अब एक ऑर्डर है जो दोनों ही सेम फॉलो करते हैं, कौन सा ऑर्डर है, RF से ज्यादा रिएक्टिव होगा RCl, से ज्यादा रिएक्टिव होगा RBr, से ज्यादा रिएक्टिव होगा
आर आई। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि आर एफ का बॉन्ड छोटा सा है, लेट बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन लेट होगी। आर आई का बॉन्ड बहुत बड़ा है, बहुत आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, तो नया बॉन्ड भी आसानी से बनेगा। भैया रिएक्शन का मतलब क्या होता है? पुराने बॉन्ड टूटना, नए बॉन्ड बनना। तो आर आई दोनों में फास्ट रिएक्ट करता है और आर एफ दोनों में ही सबसे स्लो रिएक्ट करता है। बाकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर इधर क्या है? 3 to 1, 1 hit 1, टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, और इधर 1 to 3। कम भीड़ भाड़ देखनी है, सबसे कम भीड़ भाड़ प्राइमरी में होती। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। जैसे कि आरएक्स है, अगर आप आरएक्स की रिएक्शन कराओगे एक्वस NaOH के साथ तो क्या हो जाएगा? इधर से OH नेगेटिव ग्रुप लगेगा और हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। एक यहाँ पर एक बड़ी फेमस रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोला जाता है इसको? विलियमसन सिंथेसिस। जैसे कि हमारे पास आरएक्स है, आरएक्स की रिएक्शन आप लोग कराते हो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, मेटल लव्स नॉन मेटल। और यहाँ पर क्या देखिए मेटल लव्स नॉन मेटल मतलब कुछ ये एक्स और ये Na बाहर, और इधर क्या बन जाएगा? RO R डैश। इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि जो विलियमसन सिंथेसिस है वो SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। और जब ये SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड जो है, एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए। तो हमने तो प्राइमरी नहीं लिया, अगर प्राइमरी नहीं लिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? इफ एल्काइल हैलाइड, इफ एल्काइल हैलाइड इज सेकेंडरी और टर्सरी, एलिमिनेशन reaction takes place, elimination reaction takes place and alkene is formed, alkene will be formed। क्या बन जाएगा दादा? इधर अल्कीन बन जाएगा। सर कैसे कह रहे हो? देखिए जैसे कि हमारे पास ये है C2H5Cl, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है। ठीक है, आपको पता है, क्या पता है? दैट कि मेटल लव्स नॉन मेटल। यहाँ पर क्या बन गया? NaCl। अब यहाँ पर एल्काइल हैलाइड तो क्या है? एल्काइल हैलाइड तो प्राइमरी है, तो हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 O C2H5। बट अगर आप क्या कर दोगे? आपने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ले लिया, मान के चलो एल्काइल हैलाइड टर्सरी है, ठीक है टर्सरी है ना। कैसे पता चला? जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप लोग सोडियम एल्कोक्साइड ले लेते हो तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन कैसे? अल्फा पोजीशन से हैलोजन, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 C, इधर CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? इसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं। अब इन ये बड़ी खास सी रिएक्शन होती हैं, जैसे कि आपने RX की रिएक्शन कराई KCN के साथ तो क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा RCN। बट अगर आपने RX की रिएक्शन कराई AgCN के साथ तो बन जाएगा RNC। सिमिलरली अगर आपने RX की रिएक्शन कराई AgNO2 के साथ तो बन जाएगा RNO2। और अगर आपने RX की रिएक्शन करा दी KNO2 के साथ तो बन जाएगा RONO। है ना, थोड़ा फर्क है। एक बार C की तरफ से जुड़ रहा है, एक बार N की तरफ से जुड़ रहा है। ऐसे कंसेप्ट को बोला जाता है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। क्या कहा जाता है? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल? which have more than one attacking center, more than one attacking center। अगर कहीं पर एक से ज्यादा अटैकिंग सेंटर हो तो उसे हम लोग बोल देते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। और इसको याद रखिए अजी नहीं करके, याद रखना है भैया, अजी नहीं। क्या मतलब है? अगर कहीं पर Ag है तो वहां पर नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ना रहेगा। जैसे AgCN में N की तरफ से जुड़े हैं, AgNO2 में भी हम लोग N की तरफ से ही जुड़ा हुआ है।
जितनी भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें आप करते क्या हो, एक नेगेटिव पोर्शन निकालते हो, वो नेगेटिव पोर्शन X को हटाता है। जैसे NH3 है, इसमें क्या रहेगा, NH2 नेगेटिव है, तो X को हटा के RNH2 बन जाएगा। RCOOAg है, Ag तो मेटल होती है, Ag पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, RCOO पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो जुड़ जाएगा। क्लियर है? आगे मूव करते सॉरी बेटा। हाँ, ओके, वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जो हैलोरीन्स है, हैलोरीन्स मतलब बेंजीन के ऊपर जब हैलोजन लग जाता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर क्यों नहीं करते? क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर, उनके कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। सर कैसे आता है ये? ड्यू टू रेजोनेंस। जैसे कि ये हमारे पास हैलोरीन है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर हैलोजन लगा है, तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन आगे चल के बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड आगे चल के बनाएंगे इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया और बॉन्ड आगे जाके बनाएगा इलेक्ट्रॉन, बाकी है। फिर इलेक्ट्रॉन आगे चल के बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड आगे चल के बनाएंगे इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन आगे चल के बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड आगे जाके बनाएगा इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से। देखिए, रेजोनेंस को इसको याद करना बहुत इजी है कि इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा बॉन्ड, और बॉन्ड से क्या बन जाएंगे, बॉन्ड से बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से बने हैं बॉन्ड, और इस बॉन्ड से क्या बने हैं इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन से क्या बना है बॉन्ड, और अगले बॉन्ड से क्या बने हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से क्या बना है बॉन्ड, और इससे अगले वाले बॉन्ड ने क्या बनाए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पर Cl नहीं, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो इजीली नहीं टूटेगा, और जब इजीली नहीं टूटेगा तो रिएक्शन इजीली होगी भी नहीं, और इसी वजह से जो हैलोरीन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर नहीं करते हैं। तो कौन सी रिएक्शन प्रेफर करते हैं? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करते हैं। सर क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? जहां पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आप देखिए कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर दिख रहा है ज्यादा नेगेटिव चार्ज, इधर दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, और इन पोजीशन को क्या कहा जाता है? ऑर्थो एंड पैरासाइट इनको बोला जाता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कहा जाता है। बट क्या हम कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं? देखिए कभी भी एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, कभी भी तो करवा ही सकते हैं, अगर बहुत ड्रास्टिक कंडीशन ले ली जाए तो करवाई जा सकती है। ड्रास्टिक कंडीशन क्या है? जैसे कि हमारे पास आ जाती है डोज प्रोसेस, दिखाई दे रहा होगा डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस में क्या होता है? हमारे पास होता है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को पकड़ लेते हैं और हम इसको बोलते हैं कि रिएक्शन कर, ये बोलेगा नहीं करूंगा। हम बोलते हैं कर, ये बोलेगा नहीं करूंगा। हम बोलेंगे ऐसी की तैसी, तेरी तू करेगा कैसे नहीं। पहले इसको बेस में डालते हैं, गर्म कर देते हैं फुल, फिर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं इसको, और फिर एसिड में डुबो देते हैं। एंड फिर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि यहाँ से Cl हट गया, और Cl हट गया, यहाँ पर क्या लग गया? बेंजीन के ऊपर लग गया है OH। याद रखने की ट्रिक है TCP, मेरी म्यूजिकल गुरु सिंचक पूजा, है ना। डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनता है, डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और कुछ भी तरीका है सर कराने का? है भाई, कुछ और तरीका भी है। अगर आप NO2 ग्रुप लगा देते हो, है ना, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 at ortho and para position increase the reactivity of halorines towards nucleophilic substitution। अगर आप देखिए यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा रखे हैं, NO2 ग्रुप जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप लगा दोगे तब भी इसकी रिएक्शन हो सकती है। कौन सी रिएक्शन हो सकती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस Cl को हटा के इधर OH ग्रुप से अटैक करवाया जा सकता है। बाकी ये अपनी पसंद से कौन सी रिएक्शन शो करना चाहता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको इलेक्ट्रोफाइल याद रखना है। जैसे कि हमारे पास हैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एक्स पॉजिटिव। जैसे नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 पॉजिटिव। जैसे कि सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन में कौन होता है, SO3H पॉजिटिव। जैसे कि अल्काइलेशन है, अल्काइलेशन में क्या होता है, CH3 पॉजिटिव। और एसिलेशन में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ठीक है, तो जब आप हैलोजिनेशन करते हो, रिएजेंट याद रखिए X2 एंड FeX3 होगा, तो हैलोजन अटैक करेगा कहां पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। सल्फोनेशन में SO3H अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। एल्काइलेशन में CH3 पॉजिटिव ग्रुप अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। एसाइलेशन में COCH3 ग्रुप अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। और जब ये सारी रिएक्शंस होती है, इन सारी रिएक्शंस के अंदर पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है क्योंकि ग्रुप दूर दूर है तो ज्यादा स्टेबिलिटी भी है उनके अंदर, है ना। ग्रुप पास पास रहते हैं तो उनके अंदर रिपल्शन होती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जैसे कि ये हमारे पास है टोल्यूइन। अगर मैं इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डार्क, ठीक है। और अगर मैं ये रिएक्शन कर दूं, बेंजीन के ऊपर है CH3 Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए बेटा, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो यहां तक ये रिएक्शन सेम दिख रही है। अच्छा, एक में डार्क लिख रहे हैं, एक में HNO लिख रहे हैं। जब डार्क और सनलाइट लेते हैं ना तो बिल्कुल अलग अलग तरह की बेटा रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर कैसे अलग अलग हो जाती है, जैसे डार्क अगर है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इसमें जो अटैक होगा बेटा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा। ठीक है, और जो ये है ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है, इसमें Cl बेंजीन पे अटैक नहीं करेगा, इस CH3 ग्रुप पे अटैक करेगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर इधर लग जाएगा CH2Cl विच इज नोन एज बेंजाइल क्लोराइड। इसको क्या बोला जाता है, बेंजाइल क्लोराइड बोल देते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा हैलोजन हो, 2 3 4 5 जितने भी हो जाए। ठीक है, अगर किसी में मतलब हो जाते हैं, जैसे डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, फ्रियोन्स, ट्राइआइडोमीथेन, DDT। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। पढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, याद है आपको, हम लोगों ने फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन की थी, हम प्रिपरेशन ऑफ हैलोकेन कर रहे थे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और मैंने कहा था मोनो हैलोजिनेशन करते हैं। अगर मोनो हैलोजिनेशन ना हो तो क्या हो जाएगा, मैं इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Cl के दो फ्री रेडिकल है, एक Cl लग जाएगा इधर, ये C H H H, इधर आ जाएगा Cl, Cl उधर गया, उधर से इधर क्या आएगा HCl। फिर दोबारा से मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करूंगा, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे Cl2 के साथ। क्या है, Cl, दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल है, ये इस H को हटा देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन होती है। Cl इधर गया, ये क्या बन गया C Cl Cl H H, Cl उधर गया, उधर से इधर क्या आएगा H, माइनस हो जाएगा HCl। फिर दोबारा से मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दूंगा भाई, इसकी रिएक्शन में कर दूंगा Cl2 के साथ। तो ये Cl इधर, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा C Cl Cl Cl। अच्छा, यहाँ पर होएगी सनलाइट, Cl लग गया इधर और माइनस हो जाएगा HCl। फिर दोबारा से इसकी रिएक्शन में करा दूंगा किसके साथ, Cl2 के साथ, ये Cl Cl। ठीक है, ये सनलाइट हो गया, ये C Cl 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 लग गया, ये क्या बन गया है, टेट्राक्लोरोमीथेन, है ना। ये Cl इधर गया है, Cl इस H की जगह गया है तो इधर से H भी जाएगा और इसमें क्या बन जाएगा HCl। अब हमारे पास चार तरह के कंपाउंड बन चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक क्लोरीन है, इसको बोल देंगे क्लोरोमीथेन। ठीक है, यहाँ पर दो क्लोरीन है तो ये हमारे पास बन गया डाइक्लोरोमीथेन। ये क्या बन गया है, ये हमारे पास बन चुका है ट्राइक्लोरोमीथेन। और ये क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। इनके निक नेम बहुत फेमस होते हैं, जैसे ट्राइक्लोरोमीथेन को हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन को हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या होती रही, जब तक हाइड्रोजन थे तब तक Cl लगते गए लगते गए लगते गए। देखिए, सबसे पहले डाइक्लोरोमीथेन है, CH3Cl की रिएक्शन आपने Cl2 के साथ करा दी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करा दीजिए।
तो हमारे पास बन जाएगा CH2Cl2। यूज कहाँ पर होते हैं भाई, इसका यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट टू रिमूव पेंट्स, एंड इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। बेटा ये जो हमारे पास पॉलीहैलोजन कंपाउंड है पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, पढ़ लेना, इनका यूजेज एक बार देख लेना। जैसे ट्राइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन है, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करा दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CH_Cl3 बन जाएगा। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन्स। फ्रियोन क्या होते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किया जाता है जिनका एसी के अंदर, फ्रिज के अंदर, ठीक है। इसका यूज किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक इन कफ सिरप। इसका यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर एनाटोमिकल स्पेसिमेन। एनाटोमिकल स्पेसिमेंस क्या होते हैं, जैसे भाई डेथ हो जाती है ना, तो जो ये मेडिकल कॉलेज वाले होते हैं ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं, माइंड को अगले स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, तो प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के बारे में खास बात है दैट क्लोरोफॉर्म शुड बी केप्ट इन एयर टाइट डार्क बोटल्स। हवा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और बोतल जो है डार्क कलर की होनी चाहिए, बिकॉज इट अंडरगोज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म ऑफ पॉइजनस गैस कॉल्ड एज फोस्गिन। इसको हवा नहीं मिलनी चाहिए, लाइट नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये क्लोरोफॉर्म है, अगर इसको ऑक्सीजन मिल गई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या बना देगा भाई, ये हमारे पास बना देगा COCl2, जो कि हाईली पॉइजनस गैस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोस्गिन। नेक्स्ट है ट्राई आइडोमिथेन, आइडोफॉर्म बोलते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट भी आएगा अल्कोहल फेनोलिथर में, एल्डिहाइड कीटोन्स में, वहां पर और डिटेल में पढ़ोगे, है ना। इसका यूज किया जाता था किसके रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। बट इसकी जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज थी भैया, वो किसकी वजह से नहीं थी, वो आइडोफॉर्म की वजह से नहीं थी। आइडोफॉर्म बॉडी के कॉन्टेक्ट में आके आयोडीन रिलीज करता है, वो आयोडीन यूज किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। बट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। बनता कैसे है, अल्कोहल ले लो, उसमें I2 और NaOH डाल दो, तो हमारे पास आइडोफॉर्म बन जाता है। इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बार इसको पढ़ना है हमने आगे। इसका यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने में, और इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी किस वजह से थी, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद स्किन इट लिबरेट फ्री आयोडीन एंड एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, अभी बताया था। जैसे CH_Cl3 बन गया, सनलाइट लिया तो CCl4। इसका यूज किया जाता है एज फायर एक्सटिंग्वाइजर, आग बुझाने में यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में, ड्राई क्लीनिंग में, ठीक है। फ्रियोन्स क्या होते हैं, फ्रियोन्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया, CFC होते हैं। CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके अंदर क्लोरीन भी हो, फ्लोरीन भी हो, कार्बन भी हो। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसकी रिएक्शन आपने 2HF के साथ कराई, तो यहाँ से 2HCl बाहर निकल जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, CCl2F2, है ना। और इसका यूज किया जाता है एज रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। अच्छा, ये जितने भी पॉलीहैलोजन कंपाउंड होते हैं इनके हार्मफुल इफेक्ट बहुत होते हैं। अगर मैं CFC की हार्मफुल इफेक्ट की बात करूं तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर खत्म हो रही है भाई, उसमें किसका रोल है, उसमें फ्रियोन्स का रोल है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास DDT। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। बनाना चाहो तो कैसे बनाया जा सकता है, डाइक्लोरो, ये रहा डाइफिनाइल, फिनाइल वर्ड इज यूज्ड फॉर बेंजीन, ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन होंगे, इथेन, इथेन यानी 2 कार्बन, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, इधर H। बेंजीन के हाइड्रोजन को खोल के लिखना चाहो खोल के लिख सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये बाहर, है ना, गर्म कर दो या H2SO4 ले लो, ऐसे ले लोगे तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, ये ClCl। इधर क्या बच गया, CH ClCl, इसको बोलते हैं क्लोरल, और ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन। एंड इससे हमारे पास प्रोडक्ट बना है, और इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, DDT बोलते हैं। इधर आ जाइए, कुछ खास बातें हैं इसकी। DDT इज अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑलमोस्ट odorless crystalline chemical compound, very effective against mosquitoes that spread malaria and lice that carry typhus। हार्मफुल है किसके लिए, फिशेस के लिए एंड एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, ठीक है। क्यों हार्मफुल है, क्योंकि ये मेटाबोलाइज नहीं हो जा सकते, हजम नहीं करवाए हो पाते हैं, किसके द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, स्टोर हो जाते हैं फैटी टिश्यूज के अंदर। क्लियर है। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट ऑफ द चैप्टर हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स, और इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पर मिल जाएंगे,
टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और अगर आप फोर्स करोगे तो जल्दी से इसका मार्क पोस्टर भी अपलोड कर देंगे। आप लोग कमेंट में बता देना कितनी देर में चाहिए। बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।